हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेटजी प्लानिंग जर्नी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि स्ट्रेटजिक कल्चर और प्लान क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द टॉपिक। कंपटीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से कंपटीटिव एडवांटेज ले सकते हैं और हम क्या क्या फैक्टर को इवेल्युएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे हम एक वैल्यू क्रिएट कर सके और वो वैल्यू जो कंपटीटर आसानी से क्रिएट ना कर पाए, ताकि हम अलग स्टैंड कर सकें अपने कंपटीटर के मुकाबले में। वो डिफिकल्ट टू इमिटेट हो, प्रोडक्ट हमारा सस्ता हो और क्वालिटी सेम हो, ताकि आपका कस्टमर फील वैल्यू सो दैट दे कैन कम एंड रिपीटेड देयर सेल फ्रॉम यू। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल ले सकते हैं डी मार्ट का और वॉलमार्ट का। तो डी मार्ट का जैसे स्ट्रेटजी है कि वो जहाँ पे भी अपना स्टोर खोलती है वो उसको रेंट की बजाय बाई कर लेती है। अब उसी के एग्जांपल पे मैं वॉलमार्ट का लेता हूँ, तो वॉलमार्ट जहाँ पे जाती है वहाँ पे रेंट करती है। तो मैं पहले भी एक एफएमसीजी कंपनी में काम किया हूँ, तो वहाँ पे मैं ये देखता था कि रेंट का जो कॉस्ट होता है नॉर्मली 10% होता है। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है परचेस करने का, वो तो सेम ही होगा दोनों का, राइट, लेकिन इसको प्लस एक्स्ट्रा रेंट कॉस्ट देना है। तो इसका प्रोडक्ट जो है प्राइस हाई हो गया, इसका प्रोडक्ट जो है 10% चीपर हो गया। तो ये इसको डिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटेंसी का एडवांटेज मिल गया। अब ये क्या कर सकता है कि ये अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट में से क्या करेगा कि 5% अपने पास रखेगा, 5% कस्टमर को दे देगा। तो अपना प्रोडक्ट को ये 5% चीपर में बेच सकता है और ये नहीं बेच सकता। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कस्टमर जो है सारे इसके पास फ्लो करेंगे कंपेयर टू दिस कंपनी। अब बात किया जाए वॉलमार्ट और डीमार्ट की, तो इनके पास रिसोर्सेस तगड़े हैं, दोनों के पास बराबर हैं, दोनों के पास मनी भी है, दोनों के पास हर तरह के रिसोर्स हैं, टीम भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी, दोनों की प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज है, सब कुछ है। उसके बावजूद इसने एक ऐसा स्ट्रेटजी किया है जो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉरेनर की कंपनी है। ये इंडिया में मे बी लैंड बाई नहीं कर सकता और ये लैंड बाई कर सकता है, इसलिए ये हमेशा प्रोडक्ट जो है चीपर बेच सकता है, ये नहीं बेच सकता। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो डिफिकल्ट टू इमिटेट है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमिटेट है। इस वजह से इसके सेल्स ज्यादा है, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कम में बेच देता है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है और सेम क्वालिटी का भी प्रोडक्ट दे रहा है। इसका 5% 10% ज्यादा होगा, इसका 5% 10% कम होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग तो यही जाएंगे परचेस करने के लिए। तो ये होता है डिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटेंसी। सो और क्या क्या चीजें आ सकती है डिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटेंसी में? यूनिकनेस, हार्ड टू इमिटेट, देन आ जाता है वैल्यू क्रिएशन, देन आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। यूनिकनेस कब होएगा? जब आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कंपटीटर से अलग हो, डिफरेंट हो, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। उसके अलावा हार्ड टू इमिटेट, लाइक डीमार्ट का जो स्ट्रेटजी है वो रिप्लिकेट नहीं कर सकते, हम हटा नहीं सकते उसको, ये इसको बनाता है हार्ड टू इमिटेट। उसके बाद अगर वैल्यू क्रिएशन की बात करें तो इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कस्टमर वैल्यू एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो आप जो प्रोडक्ट जो भी वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो कस्टमर को, वो कस्टमर को फील कराता है कि वो वैल्यू का प्रोडक्ट जो परचेस कर रहे हैं उससे कम प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट मिल गया उसको किसी चीज में, तो वो ऑब्वियसली फील करेगा कि 5,000 का जूता है, हमने उसको 3 या 3500 में परचेस कर लिया तो 1500 मेरा सेव हो गया। तो वो फील करेगा कि जितना का हम परचेस किया उससे ज्यादा का वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो ये फील कराना कस्टमर को। सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट से बात करें तो इफेक्टिव होता है ओवर टाइम एंड इवन मार्केट कंडीशन चेंज होने पे, यानी कि आप स्टे फर्म कर सकते हो। आप मार्केट भले ही चेंज हो रहा है लेकिन आपका बिजनेस को इम्पैक्ट ना पड़े, कुछ ऐसा आपको स्ट्रेटजी बनाना है जो कि टाइम लेगा, लेकिन थ्रू आउट द पीरियड आपका रेवेन्यू ग्रो होता रहे, चाहे मार्केट भले ही वॉलेटाइल हो। ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा हम और भी चीजें हो सकती है जो कि आपका डिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटेंसी के अंदर आ जाएगा, जैसे कि एडवांस ईआरपी सिस्टम लाइक SAP, ओरेकल, जिससे आपको क्या होगा कि आप अच्छे से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू, ये सब चीज आप करके आप इनसाइट ले सकते हो उस पार्टिकुलर बिजनेस का, और आप जितना जल्दी ले सको इनसाइट उतना जल्दी आप एक्शन ले सकते हो। तो अगर आपको
वेरिएंस एनालिसिस अगर आपका जैन में पीरियड क्लोज हुआ और आप मार्च में जाकर के रिव्यू कर रहे हो, तो वो आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने में अगर वहाँ पे जो आप सीजनल इम्पैक्ट था उसके बेसिस पे आपने एक्शन नहीं लिया, तो वो इम्पैक्ट तो हो गया आपके बिजनेस पे, तो आपका प्रॉफिट पे इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इंस्टेंट रिजल्ट मिलने के लिए आपको ऑटोमेशन करने की जरूरत है। एडवांस ERP सिस्टम होना चाहिए, आपका CRM सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यानी कि अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे डेटा जो है आके अकाउंटिंग में कनेक्ट हो जाते हैं, तो चाहे वो FP&A का डेटा हो, चाहे कोई सा भी हो, सबको अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन आता है और जाता है। तो CRM से सेल्स का इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे भी अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन आता है। FP&A के बजटिंग फोरकास्टिंग, उसको भी अकाउंटिंग का जो एक्चुअल डेटा वहाँ से कंपेयर किया जाता है। इसी तरीके से HR का पेरोल का डेटा भी यहाँ से कनेक्ट करके चेक किया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर से आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर एक दूसरे के साथ लिंक हो। ये बंदा भी बैठ करके आपका सेम सॉफ्टवेयर से डेटा देख सके और ये भी देख सके और रियल टाइम पे देख सके। रियल टाइम पे एक्चुअल डेटा, एक एंट्री अगर यहाँ अकाउंटिंग में पड़ता है, पूरे पे इम्पैक्ट पड़े। एक्सपेंस टू वेंडर पेबल की एंट्री अगर आपने मारी है, तो आपका P&L का हिट करना चाहिए, P&L का प्रॉफिट कम होना चाहिए एक्सपेंस अमाउंट से। और उसी तरीके से बैलेंस शीट में जो है आपका अकाउंट्स पेबल जो होगा, लियाबिलिटी साइड में लियाबिलिटी उतना कम होनी चाहिए, लियाबिलिटी बढ़नी चाहिए अगर आपने ये एंट्री मारी है तो इस तरीके से इम्पैक्ट जो हो वो सारे सिस्टम में, बैलेंस शीट में, P&L में, हर जगह पे इम्पैक्ट आपका दिख सके रियल टाइम। उसके अलावा अगर बात करें हाईली स्किल एंड एडेप्टेबिलिटी वर्कफोर्स, उसमें क्या होगा कि आपके जो भी वर्कफोर्स हैं वो इतने नॉलेजेबल हो कि वो सही और राइट डिसीजन ले सकें और कंपनी में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर सकें। देन स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स सपोर्ट, ये भी बहुत जरूरी है। इससे भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन परचेस किया किसी कंपनी से और उसको आप 2 महीना हो गया यूज करते हुए, उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो आप उसके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो कितना जल्दी आपका इशू रिजॉल्व करता है। उससे क्या होगा, कस्टमर के साथ आपकी लॉयल्टी बनेगी, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से आपका प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस देगा दूसरे को कि हाँ इतने प्राइस में मिलता है और इतना अच्छा सर्विस है, मेरा 2 महीने में खराब हुआ था और उसने फौरन से उसको रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली हमारा इशू रिजॉल्व किया गया। तो ये सारे फायदा होते हैं आपको। और उसका नुकसान ये है कि इनिशियली आपका कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपका कस्टमर लॉयल्टी बनेगी, वर्ड ऑफ माउथ से आपका सेल्स बढ़ेगा और वर्ड ऑफ माउथ से ट्रस्ट डेवलप होगा। तो बिजनेस जो है ट्रस्ट पे चलता है। तो बड़ी बड़ी जितनी बिजनेस है आप उससे ट्रस्ट के बेसिस पे आप खरीदते हो। जैसे एप्पल का फोन आपको खरीदना हो तो आपको पता है कि एप्पल का फोन कैसा होता है और सैमसंग का कैसा होता है, नोकिया का कैसा होता है। तो वो कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों के यूज करने से, उनके बताने से, डिस्कशन हो रहा है हर जगह पे, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। तो उससे आपको पता चलता रहता है कि क्या चीज कैसे चल रहा है और इससे कौन सी कंपनी कैसी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। प्लीज फॉलो मी ऑन YouTube, LinkedIn एंड Instagram. See you into the next lecture. Thank you very much.